Hello बच्चों, let's read the question. Consider the following statements. Statement 1 है MnCl6 3 negative, iron Fe3 negative, cobalt Fe3 negative are paramagnetic having 4, 5 and 4 unpaired electrons respectively. Statement 2 given है low value of formation constant of a complex indicates its high thermodynamic stability. And statement 3 given है crystal field splitting delta naught depends upon the field produced by the ligand and the charge on the metal ion. Arrange in the order of true and false. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है इनको हमको अरेंज करना है ट्रू और फॉल्स के ऑर्डर में। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको गिवन है सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हमको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। साथ ही साथ हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। तो जो स्टेटमेंट 1 है उसमें हमको 3 कॉम्प्लेक्स गिवन है MnCl6 3 नेगेटिव, आयरन F6 3 नेगेटिव, कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव। इसके अंदर हर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी मैंगनीज की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होती है 3d4 4H, आयरन की होती है 3d5 4H0, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है 3d6 4H0। और जो हैलोजेंस होते हैं वो जनरली वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। यहाँ पे X क्या है हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं d ऑर्बिटल्स के अंदर। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे 1 2 3 एंड 4। आयरन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से कोबाल्ट +3 के लिए भी ड्रॉ कर लेंगे 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाएगा। ये हो गया 3d5, ये हो गया 3d6। तो इसके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं 4 हैं। और ये कैसा है पैरामैग्नेटिक है। इसके पास कितने हैं 5 हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक है। इसके पास अभी क्या हो चुकी पेड, तो इसके पास अनपेड कितने हैं 4 अनपेड हैं, और ये कैसा है पैरामैग्नेटिक है। और हमें स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है कि ये सभी कैसे हैं पैरामैग्नेटिक हैं और 4 5 और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 5 एंड 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो स्टेटमेंट 1 कैसी हो जाएगी बिल्कुल करेक्ट मीन्स ट्रू। अब चेक करते हैं स्टेटमेंट 2 में कि लो वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स इज थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है ना वो हमको स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। अभी कैसे डिपेंड करता है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के ऊपर, तो जितनी ज्यादा वैल्यू फॉर्मेशन कांस्टेंट होगी, मींस फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के से। फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर एग्जांपल एक मेटल है वो लिगेंड के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है के को हम कैसे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M और L। जितनी ज़्यादा वैल्यूज
फॉर्मेशन कांस्टेंट की होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो स्टेटमेंट 2 हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा गया कि लो वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स इट्स हाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फोर्स। फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो अब स्टेटमेंट थर्ड को चेक करते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड एंड चार्ज ऑन द मेटल आयन। तो चेक करते हैं स्टेटमेंट थर्ड को। सबसे पहले इसने बोला है कि फील्ड ऑफ द लिगेंड, और उसने दूसरा बताया है चार्ज ऑन द मेटल आयन। तो हमको इसकी वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी दोनों केसेस की, कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या नहीं। तो सबसे पहले फील्ड की बात करते हैं, लिगेंड की फील्ड की। तो जो हमें पता है डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 सेट्स में स्प्लिट अप कर जाते हैं। किस किस में, T2G में और EG में। तो ये हमारा क्या होता है, बैरी सेंटर। बैरी सेंटर से जो नीचे की तरफ होता है उसकी वैल्यू होती है -0.4 डेल नॉट, ऊपर के लिए होती है +0.6 डेल नॉट। अब फील्ड की बात हो रही है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, कॉम्प्लेक्स ले लूं MnH2 का होल 6 2 पॉजिटिव, और एक कॉम्प्लेक्स में ले लूं MnCN का होल 6 4 माइनस। तो वाटर कैसा है, न्यूट्रल है, तो मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट क्या आ जाएगी, +2। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 3D। क्या होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 3D5 4s2। तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, क्या बच जाएगा 3D5। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, और वाटर कैसा है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम अगर जब इसको फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे, 1 2 3। अभी वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी 4 एंड 5। जब हम इस केस के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं T2G में विद वैल्यू -0.4 डेल नॉट प्लस 2 इंटू +0.6 डेल नॉट। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, -1.2 डेल नॉट। तो ये भी कितना आएगा, +1.2 डेल नॉट, कम्स आउट टू बी 0। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी 0। इसी तरह से अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसमें भी Mn+2 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर है, पर ये कैसा है इस बार, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करवा देगा, पेयरिंग। पेयरिंग करवा देगा तो इस बार कैसा दिखेगा हमें, नीचे इलेक्ट्रॉन फील होंगे पहले, ऊपर नहीं होंगे। ऊपर नहीं होंगे तो सिर्फ इस बार वैल्यू क्या आएगी CFSC की, -0.4 इंटू में 5 5 for the 20 -2.0 10 में। इस बार कुछ और वैल्यू है, मींस ये फील्ड ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड कर रही है कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जैसे जैसे लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे CFSC की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मतलब फर्स्ट फैक्टर तो ये बिल्कुल वैलिड है, डिपेंड करती है CFSC। अब चेक करते हैं चार्ज ऑन द मेटल आयन। चार्ज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, फॉर एग्जांपल मैं ले लूं Mn+2 जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3D5, और मैं वीक फील्ड का ही केस लेके चल रहा हूँ। और मान लो एक बार है Mn+3 के अंदर, तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 3D4। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे, मान लो जब वीक फील्ड लिगेंड ही थे तो वैल्यू क्या आई थी हमारी 0। लेकिन इस बार क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। मींस ये चार्ज ऑन द मेटल आयन के ऊपर भी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हमारे कौन कौन से चले जाएंगे, स्टेटमेंट 3 भी हमारी कैसी हो जाएगी, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगी, मतलब ट्रू हो जाएगी। तो अब ट्रू कौन कौन सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 3 is true and statement second is false. So I hope you will understood well and all the best.